नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, जो कि आपका ग्रामीण परिवेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब ये मान के चलिए कि छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि योजना को एक साइड में रखिए, अन्य टॉपिक को एक साइड में रखिए, लेकिन ये छोटा टॉपिक जो आप देख रहे हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, जो कि बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, यहाँ से भी आप 1 2 3 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं कुछ टॉपिक को कवर करने के बाद में। ठीक है, तो आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण परिवेश कंप्लीट करा दिया गया है, अप्रॉक्स जहाँ तक लगता है मुझे कंप्लीट करा दिया गया है। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे फ्यूचर में ख़त्म कर दी जाएंगी। आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बस उन्हीं को लेकर चलना हमें। ठीक है, टॉपिक तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, उस टॉपिक को मैं यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये कंटेंट जो है ये हमारे ई बुक का कंटेंट है, तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है। ध्यान देना दोस्तों कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में, यहाँ पे यूपी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूपी में अलग है, भारत में स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडविया भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, सो याद कर लेना नाम, मनसुख मंडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ओके, सो अगला पॉइंट है, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको यहाँ पे डेटा याद रखना है। ये जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये डेटा को आपको याद रखना है। 1 नंबर का टपक सकता है आपके एग्जाम में। तो जो महत्वपूर्ण डेटा है उसको आप देख लीजिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, उससे संबंधित जो डेटा है, परसेंटेज वगैरह है, डॉक्टर है, बेड है, कितने अस्पताल हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम इसको देश में और उत्तर प्रदेश में 2 चीज़ों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर 77% आबादी गांव की आबादी है, जहाँ कुल अभी तक 4442 अस्पताल हैं। ध्यान देना, ठीक है, जहाँ पर 4442 अस्पताल और 39,104 बेड हैं। ठीक है, 4442 अस्पताल और जहाँ पे 39,104 बेड हैं। यानी कि आप ये मान के चलिए कि ये जो डेटा आप देख रहे हैं, इसको ध्यान देना कि 3900 मरीज़ पर 1 बेड है। ठीक है, कितने हैं? 3900 मरीज़ पर 1 बेड है। ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल 21,403 है। ध्यान देना, भारत के, यानी कि यूपी की बात नहीं हो रही है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल 21,403 हैं, जिनमें इतना बेड है, कितना लिखा हुआ है, 2,65,275 बेड है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। बाकी ये बेड यहाँ से नहीं पूछ सकता है, लेकिन फिर भी सारे के सारे डेटा को आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जबकि वही शहरों में 4,375 अस्पतालों में इतने बेड हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ये गांव और शहर दोनों का है और भारत से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, डेटा को याद करना दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको मैं याद नहीं करा सकता हूँ। आप एक रफ लीजिए, कॉपी लीजिए, बार बार इस चीज़ को, जितने भी डेटा लिखेगा यहाँ पे, उसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके याद होगा। क्योंकि यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है कि आपको याद करना है और आपको याद हो जाएगा। तो डेटा को आप लिख के याद कीजिए, क्योंकि ये अंकगणितीय मैटर है। ठीक है, अगला है, रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर 1 बेड है। ठीक है, ये भारत की बात हो रही है। 3100 मरीजों पर 1 बेड है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 की आबादी पर 1 एलोपैथिक डॉक्टर है। ठीक है, कितने आबादी पर? 26,000 की आबादी पर 1 एलोपैथिक डॉक्टर है। भारत की बात हो रही है फिर से। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए, एलोपैथिक डॉक्टर, यानी कि 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। ये किसके अनुसार है? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार है। ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे डेटा जो कि महत्वपूर्ण डेटा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता
लगता है काफ़ी कन्फ्यूज़न है, आपको लगता है कि बहुत ईजी है, आप याद करना, काफ़ी कन्फ्यूज़न है क्योंकि आपको यहाँ पे यूपी और भारत का दोनों का देखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला पॉइंट है ये है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019। ठीक है, तो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि यहाँ पे यूपी की बात हो रही है। यूपी में हमने 2019 में एक स्वास्थ्य सूचकांक बनाया, इसलिए बनाया ताकि जो पिछला काम हुआ है यानी कि 16, 17, 18 में जो भी काम हुआ है उसका हम डेटा यहाँ पे देख सकें, उसको हम चेक कर सके कि कितना हमने वहाँ पे काम अच्छे से किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि यह नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान देना, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। ध्यान देना, अच्छी बात है अगर ध्यान देने जाएंगे। किसके द्वारा? विश्व बैंक और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर नीति आयोग के द्वारा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 का डेटा तैयार किया गया था। ठीक है, आने वाले टाइम में जो डेटा और तैयार होगा वो भी इन्हीं से तैयार होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे ये जो डेटा तैयार किया गया है ये 23 संकेतकों पर आधारित है। ठीक, शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। जब आपका स्टेट यानी कि राज्य हेल्दी होगा तो इंडिया ऑलरेडी प्रोग्रेस कर जाएगा। ओके, सो हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया शीर्षक से यह डेटा तैयार किया गया है 2019 वाला। सबसे पिछड़ा बड़ी आबादी वाला राज्य, इस डेटा के अनुसार सबसे पिछड़ा बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार है, फिर आपका उड़ीसा है। ये तीनों दोस्तों आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए। नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे बिहार और नंबर 3 पे उड़ीसा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, सो यहाँ पे अगला देखिए क्या पॉइंट है। रिपोर्ट, यह रिपोर्ट और राज्यों के बीच में 2 वर्षों की अवधि है। अभी मैंने बताया ना आपको अभी कि 2016-17 और 17-18 के दौरान हुए वृद्धि सुधार पर प्रकाश डालने पर यह रिपोर्ट फोकस करता है। ओके, अगला पॉइंट है, इसमें राज्यों को बड़े राज्य यानी कि बड़े राज्य कितने किए गए हैं? 21 राज्य, छोटे राज्य 8 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में इसको डिवाइड किया गया है। इस आधार पर राज्यों को डिवाइड करके डेटा तैयार किया गया है। अगला पॉइंट है, इसमें सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसको नंबर मिला है आपका 28.1। ठीक है, ये नंबर है, मतलब होता नहीं कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, तो ये आपका एक तरह से मार्क है। ठीक है, मार्क है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि 28.61 नंबर के साथ में यूपी सबसे पिछड़ा बड़ा राज्य है और इसके बाद में आपका बिहार है जिसका नंबर है 32.11। ठीक है, ऐसे से आगे यानी कि उड़ीसा इसके बाद आएगा। ओके, सो अगला है भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ। भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, इसमें आपको क्या करना है, क्या देखना है, देख लीजिए। आज़ादी के 30 वर्ष बाद में 1983 में पहली राष्ट्रीय नीति बनाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहली राष्ट्रीय नीति भारत में कब बनाई गई आज़ादी के बाद में? तो कब बनाई गई? 1983 में। कब बनाई गई? 1983 में बनाई गई। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी स्वास्थ्य नीति बनी ये आपका 2002 में बना, फिर लास्ट में कब बना? 2017 में बना। यानी कि 1983, इसके बाद में जो 2002, इसके बाद में 1917, 3 स्वास्थ्य नीतियां बनाई गई हैं। तो जो 2017 में बनाई गई है वही अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 जो मैंने बताया कि अभी भी चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य आपको पता है कि पॉजिटिव ही होगा। कोई नीति जब बनाई जाती है, कोई योजना लाई जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव उद्देश्य तो होता नहीं है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे क्या है इसका उद्देश्य। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था उपलब्ध कराना, ठीक है, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, रोगों की रोकथाम का उपाय करना, तकनीकी को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र भागीदारी यानी कि जो निजी कंपनियां हैं वो इसमें इन्वेस्ट करें, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब लक्ष्य क्या है इसको देख लेते हैं। सभी आयु के व्यक्तियों के लिए, दोस्तों यहाँ पे आयोग नहीं होगा, यहाँ पे आयु होगा। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ पे का नहीं होगा, यानी कि सभी आयु और व्यक्तियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य स्तर को प्राप्त करना, ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को वर्ष 2025 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 तक करना, यानी कि जीडीपी का 2.5 तक करना। कब तक का लक्ष्य है? 2025 तक। ठीक है, अगला पॉइंट है जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 से 70 वर्ष कर देना। कितना करना है? स्वास्थ्य
जो 2017 की नीति है उसका उद्देश्य कितना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। 70 वर्ष करना है 67.5 से कब तक, 2025 तक। ठीक है, अगला पॉइंट है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम करना। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर कम करना, जो कि अभी 1000 पर 39 है। अभी कितना मृत्यु दर है बच्चों का, वो 5 वर्ष से कम बच्चों का वो है आपका 1000 पर 39 बच्चे 2017 के अनुसार, इसको कम करना। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यह भी उद्देश्य है। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में टपक सकता है, 2025 तक टीबी का उन्मूलन। ठीक है, 2025 तक टीबी का उत्तर प्रदेश से उन्मूलन कर देना है, ख़त्म कर देना है, एकदम से इसको टाटा बाय बाय बोल देना है। ये है आपका टीबी, ध्यान देना किसका है, टीबी। टीबी एग्जाम में आपको क्षय रोग दे देगा, अस्थमा दे देगा, मतलब जो हो सकता है सारी चीज़ें एक ही हों, और भी जो चीज़ें हो सकती है एड्स दे देगा। यानी कि टीबी का जो उन्मूलन है ये आपके 2017 की स्वास्थ्य नीति में शामिल किया गया है। और कब तक करना है, 2025 तक। ठीक है, अगला है आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की व्यवस्था करना। अब आपको पता है त्रिआयामी का मतलब क्या है, कि तीनों साइड से जो चीज़ विजिबल, यानी कि 3D टाइप का। ठीक है, अब जो भी है आप ये समझ लीजिए कि आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना करना। ओके, 2020 तक मात्र मृत्यु दर को पूरी तरह समाप्त करना। मात्र मृत्यु दर को समाप्त करना भी इसका एक तरह से लक्ष्य है। अब अगला जो कुछ प्रमुख योजनाएं हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि प्रमुख योजनाओं को देखेंगे, इसके बाद में संबंधित जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन इससे बन सकता है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम जो प्रमुख पहल हैं उनको हम देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में इसको निपटाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए जन औषधि योजना संचालित किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कम कीमतों पर तथा निःशुल्क गुणवत्ता कि जेनेटिक दवाएं उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। कौन सी योजना है, जन औषधि योजना। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय आयोग आरोग्य निधि। ध्यान देना, राष्ट्रीय आयोग आरोग्य निधि। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, प्राण घातक बीमारियों से पीड़ित गरीब परिवारों के रोगियों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या संस्थान में उपचार प्राप्त कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये शब्द आप याद रखना, सुपर स्पेशलिटी सरकारी। ठीक है, ये शब्द आप याद रखना कि सुपर स्पेशलिटी किसके अंतर्गत है, राष्ट्रीय आयोग आरोग्य निधि। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों किलकारी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप समझ लीजिए कि ये आपका जो ये 72 ऑडियो वाला मैटर है, इसको आप याद कर लेना। क्या है इसमें देख लीजिए, इसके अंतर्गत परिवार के मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था से बच्चे के जन्म तक बच्चे की देखभाल के लिए 72 ऑडियो संदेश भेजे जाएंगे, जो कि आपका गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चों के 1 वर्ष तक होने तक भेजे जाते हैं। कितने ऑडियो संदेश भेजे जाएंगे, तो 72 ऑडियो संदेश भेजे जाएंगे। किसके अंतर्गत, किलकारी पहल के अंतर्गत। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पहल है दोस्तों ई रक्त कोष पहल। ठीक है, इसके अंतर्गत यह एक एकत्रित ब्लड बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जो राज्य के सभी ब्लड बैंक को एक नेटवर्क से जोड़ती है। मतलब सारे के सारे ब्लड बैंक डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सब एक दूसरे से संपर्क किए रहेंगे। भैया किसी का ग्रुप कोई होगा, किसी का ग्रुप कोई होगा, सब फटाक से खून अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो ये है आपका ई रक्त कोष पहल। ई बोले तो इंटरनेट, ऐसे ही मेरा ई बुक है। ठीक है, ई बोले तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, भैया करेक्ट कर लेना अगर कुछ गलत होगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय दृष्टिहीन का नियंत्रण कार्यक्रम। ओके, इसमें क्या है, ये इस कार्यक्रम को वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का भाग बना दिया गया है। किसको, राष्ट्रीय दृष्टिहीन का नियंत्रण कार्यक्रम। इसके तहत वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कितने पॉइंट तक कम करना है, 0.3% तक कम करना है। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, 0.3% तक कम करना है राष्ट्रीय दृष्टिहीन का नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या है, जो भागीदारी है इसमें केंद्र और राज्य सरकार की, वो है आपका 60 और 40 के अनुपात में। ठीक है, अगला योजना है प्रोजेक्ट सनराइज। जब दोस्तों प्रोजेक्ट सनराइज की बात होगी तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए ऐसे इंडिया का मैप बनता है। ठीक है, तो सन यहीं पे राज होता है पहले अरुणाचल प्रदेश साइड में, यानी कि ये बात हो रही है पूर्वोत्तर भारत की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट सनराइज यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एड्स की रोकथाम की दिशा में विशेष कार्यक्रम है। ठीक है, इसका उद्देश्य 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नशे के आदि होना चाहिए। ठीक है, आदि मतलब आदि बोलते नहीं कि भैया
एडिक्टिव पर्सन, उसी को बोलते हैं आदी। यानी कि 90% HIV ग्रस्त नशे के आदी व्यक्ति की पहचान करना तथा उसे उपचार हेतु शामिल करना प्रोजेक्ट सनराइज के अंतर्गत आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मिशन संपर्क। दोस्तों, मिशन संपर्क का उद्देश्य जो है उन लोगों की पहचान करना है जिनका फॉलोअप नहीं हो पाया है तथा जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेवाएं के अंतर्गत ले जाया जाना बाकी है। याद रखना, इसमें आपको जो पॉइंट याद रखना है वो है आपका एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। पहल क्या है? मिशन संपर्क। ठीक है, तो ये थेरेपी एंटी रेट्रोवायरल का मतलब जो है आप मिशन संपर्क से जोड़ के याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेटा गुणवत्ता मंच। राष्ट्रीय डेटा गुणवत्ता मंच, इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? राष्ट्रीय डेटा यानी कि जो भी डेटा निकल रहा होगा उसकी गुणवत्ता की पहचान करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी से आपको रिलेट कर सकते हैं कि इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय डेटा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। ध्यान देना दोस्तों, जनसांख्यिकीय आगे ऐड हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखना कि राष्ट्रीय डेटा गुणवत्ता मंच में जनसांख्यिकीय डेटा गुणवत्ता की बात हो रही है। अगला पॉइंट है, यह भारत में डेटा पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता सुधार में सहायक पहल है। ठीक है, अगला प्रोग्राम है दक्षता प्रोग्राम। ठीक है, इसका उद्देश्य आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता में सुधार लाना तथा चिकित्सकीय अधिकारियों, स्टाफ नर्स और एएनएम सहित सभी सेवा प्रदाताओं की क्षमता को सुदृढ़ करना है। आसान है, दक्षता है, मतलब सभी की दक्षता को सुदृढ़ करना है जो भी यहाँ पे काम करते हैं, जैसे चिकित्सकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, एएनएम वगैरह आदि जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो सकते हैं उनकी दक्षता को और सुदृढ़ करना है। ठीक है, अगला योजना है दोस्तों आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज। यह फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आता है। दोस्तों याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आता है। आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज कब लॉन्च किया गया? 29 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक है, यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। ध्यान देना दोस्तों, ये यूपी का नहीं है लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल कर लिया है। डेटा आप याद रखना कि 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है मातृत्व वंदना योजना। मातृत्व वंदना योजना, इसमें जो ये पैसा मिल रहा है इस डेटा को याद कर लेना। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पहले प्रसव पर देखभाल के लिए 6,000 रुपया मिलता है। किसके अंतर्गत? मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पहले प्रसव पर गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपया मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2013-14 में की गई थी। इसका पहले नाम बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना था। ओके, इसका उद्देश्य जन्म से 9 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना है। कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना कि 2013-14 में स्टार्ट किया गया था। इसका पहले नाम बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना है। 0 से 9 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना इस स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम सुमन योजना बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत महिलाओं को गर्भवती होने के 6 महीने से बच्चे के जन्म के 6 महीने तक मुफ्त इलाज, दवाई व स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। क्या नाम है? सुमन। ठीक है, यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। कब से कब तक? बच्चे के गर्भवती होने के 6 महीने से बच्चे के जन्म के 6 महीने तक मुफ्त इलाज होता है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, आपके गांव वगैरह में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुफ्त इलाज ले सकते हैं। आपके जो कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, यानी कि एएनएम है, आशा वगैरह हैं, उनसे आप मिलकर सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण बीमा योजना है दोस्तों। बीपीएल परिवारों को अस्पताल तथा शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को 15 जिलों से किया गया था। महत्वपूर्ण डेट है, याद रख लेना कि 1 अप्रैल 2008 को दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, 8 को 15 जिलों से शुरू किया गया था। ठीक है, अगला है इसके प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकार की जो भागीदारी है ये 75:25 की है। किसमें? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ध्यान रखना, अभी एक आध बीमा योजना और आएगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में 75:25 की भागीदारी है केंद्र और राज्य सरकार की। यह योजना 1 अप्रैल 2008 को 15 जिलों से प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक 5 व्यक्ति वाले परिवार को 30,000 वार्षिक सुविधा की व्यवस्था की गई है। 5 व्यक्ति वाले परिवार को 30,000 वार्षिक की सुविधा की गई है। बार बार याद कर लीजिए, 5 व्यक्ति को परिवार वालों को 30,000 वार्षिक
की सुविधा व्यवस्था इसमें की गई है। फरवरी 2014 में इसका उद्देश्य मनरेगा, रिक्शा चालक, अंत्योदय कार्ड धारक आदि में कर दिया गया। ठीक है, इसका विस्तार जो है, जो मनरेगा के अंतर्गत आते हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, उनको भी इस योजना में ऑलरेडी शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों बात हो रहा है और बात हो रही है भारत की। तो भारत में दोस्तों 26,000 की आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन बन सकता है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में दोस्तों कम से कम आपके 300 बिस्तर होने चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोस्तों आपका केरला नंबर 1 पे है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अगर पूरे भारत में दोस्तों जो पिछड़ा वाला है और बड़ा राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश, इसके बाद में दूसरा पड़ता है आपका बिहार और नंबर 3 पे है दोस्तों आपका उड़ीसा, जो कि बड़े राज्य हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जो बड़े राज्य हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है 21 राज्यों में, जो छोटे हैं उनको 8 राज्यों में और बाकी आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अगला है, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई? देख लेना, जो छोटा राज्य है वो 7 भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1983 में इसको लागू किया गया था। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? 1983 में इसको लागू किया गया था। इसके बाद में फिर कब लागू किया गया था? 2002 में। इसके बाद में फिर कब किया, इसको संशोधित किया गया था, कब लागू किया गया था? 2017 में। ठीक है, तो याद कर लेना, ये सारे डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। किस नीति के अनुसार? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में प्रावधानों में क्या शामिल है? तो भैया सारी की सारी देख लीजिए आप, पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की शुद्ध करना, मतलब जो भी सेवाएं हैं उनको शुद्ध करना। ठीक है, अगला है, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म की होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात होनी चाहिए, सभी के पहुंच के भीतर होनी चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे उपरोक्त सभी मार्क के आगे बढ़ जाएंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का? तो यहाँ पे आपका मातृत्व मृत्यु दर की कमी लाना, ये हमारा उद्देश्य है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, ये भी उद्देश्य है। संचारी रोगों की रोकथाम करना, ये भी उद्देश्य है। बाकी जनसांख्यिकीय को बढ़ावा देना, अब ये जनसांख्यिकीय को बढ़ावा देना ये क्या है? नेगेटिव जा रहा है, यानी कि यह इसका उद्देश्य नहीं है। अगला पॉइंट है दोस्तों, निम्न में से कौन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं? निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है? तो डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य नहीं है। बाकी आपका लक्ष्य दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल प्रजनन दर को 2.1 करना है। कालाजार मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना है। फाइलेरिया की 2015 तक समाप्ति, ये उसका उद्देश्य है। उद्देश्य जहाँ पे डेंगू लिख उठेगा दोस्तों, डेंगू बुखार, डेंगू से मृत्यु दर वगैरह, ये आपका उद्देश्य नहीं है। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे देख सकते हैं कालाजार है, फाइलेरिया है, तो ये सारी चीज़ों में आपको डेंगू को याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको हम पढ़ते हैं और अपना टाइम देखते हैं कितना हो चुका है। समय है 23, इसको हम आधा घंटा करेंगे। ठीक है, बाकी इसके बाद में अगर वीडियो लंबा होगा तो हम अगले सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अगला है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RSBY। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका डेट है, याद रखना कि 1 अप्रैल 2008 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है,
निर्धन व्यक्ति लागत की कमी की वजह से स्वास्थ्य बीमा योजना लेने के लिए अनिच्छुक होते हैं। आपको पता है कि बहुत कम होंगे जो ग्रामीण से बिलोंग करते होंगे और उनके पास कोई योजनाएं वगैरह होंगी बीमा से संबंधित, ठीक है। तो उनको क्या करना है कि इस योजना में शामिल करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, ठीक है, कि भैया बीमा वगैरह ले लो, वही इस योजना के अंतर्गत आता है। तो कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरतों को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बीपीएल से नीचे रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य आघातों से उत्पन्न बीपीएल से नीचे परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है। योग्यताएं दोस्तों कौन सी होनी चाहिए? असंगठित क्षेत्र के कामगार होने चाहिए, 5 सदस्य इकाई परिवार होनी चाहिए। ये याद रखना कि 5 सदस्य इकाई परिवार होना मस्ट है। इसके बाद में है लाभार्थियों को पहचान के उद्देश्य के लिए स्मार्ट कार्ड वगैरह देना, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रति परिवार प्रतिवर्ष पारिवारिक फ्लॉटर के आधार पर कुल बीमा राशि 30,000 की होगी। तो ये बीमा राशि भी आप याद रखेंगे कितनी होगी? 30,000 की होगी, ठीक है। तो ये बात हो रही है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की, ठीक है। निधिकरण पैटर्न भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा योगदान क्या है इस बीमा में। तो इस बीमा में दोस्तों आपका भारत सरकार के द्वारा जो योगदान है उसको देखते हैं। देखिए 750 के अनुमानिक वार्षिक प्रीमियम की 75% राशि, यानी कि 750 रुपये अगर आपको जमा करना है तो उसका 75% कितना होगा? 565 रुपया होगा। ये भारत सरकार के द्वारा देय होगा। बाकी और जो चीज़ें होंगी वो राज्य सरकार के द्वारा देय होगी। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। 750 के अनुमानिक वार्षिक प्रीमियम की 75% राशि प्रतिवर्ष प्रति परिवार अधिकतम 565 रुपये स्मार्ट कार्ड का मूल्य केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। वही मैंने बताया कि 750 रुपये में आपका 565 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। बाकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो योगदान है उसको देख लीजिए। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जो योगदान है इसमें क्या है? वार्षिक प्रीमियम का 25% या फिर अन्य कोई प्रीमियम जो होगा वो क्या होगा? ये राज्य सरकार वहन करेंगी और बाकी 75% क्या होगा? केंद्र सरकार वहन करेगी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों स्मार्ट कार्ड की बात आ रही है। तो स्मार्ट कार्ड एक्चुअली में होता क्या है, बहुत डिटेल नहीं यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए वो आप देख लीजिए। क्या होता है? स्मार्ट कार्ड अनेक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोगी के बारे में तस्वीर, उंगलियों के छाप से पूर्व पहचान, ठीक है। इसमें क्या है कि स्मार्ट कार्ड से संबंधित व्यक्ति को अस्पतालों में नकद रहित ऋण लेन देन की क्षमता मिलती है। मतलब आप पैसे लेकर नहीं जाते हैं तो आपके स्मार्ट कार्ड के आधार पर अस्पताल में आपको लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको स्मार्ट कार्ड जब आप दिखाएंगे तो आपको लोन दे दिया जाएगा। 30,000 तक का लोन कभी भी आपको मिल सकता है और पूरे भारत में दोस्तों आपको कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि क्षमता मिलती है और यह लाभ पूरे देश में कहीं पर भी लिया जा सकता है। अस्पताल को 30,000 तक कोई भुगतान नहीं करना होगा। 30,000 से जब ऊपर जाएगा तब आप उसका भुगतान करेंगे, ठीक है। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके बारे में दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM, ठीक है। यह योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2005 में शुरू की गई थी। इसके तहत 18 राज्यों पर विशेष बल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने राज्यों पर बल दिया गया है? मेनली 18 राज्यों पे। यहाँ पे आप कुछ राज्यों का स्टेटस देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा आदि राज्य शामिल हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दोस्तों स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म की हो, हर नागरिक के पहुंच के भीतर हो, शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, संचारी और असंचारी रोगों की रोकथाम करना, एकीकृत बृहद प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को सुलभ बनाना है, ठीक है। ऐसे कई सारे टॉपिक हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इनको खुद जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है पॉजिटिव वे में जा रही हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में और कुछ दे देगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप पॉजिटिव लगा के निकल सकते हैं, ठीक है। अगला जो इसकी रणनीति है दोस्तों, कैसे ये प्रभावी रूप से इसको हम लागू कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपका ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा के माध्यम से उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का परिवार स्तर पर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी कि आशा ये काम करेंगी कि परिवार टू परिवार जाके सभी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि भैया ये चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो करते रहिए, जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, ठीक है। अगला है पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये ध्यान देना
कि ये जो रणनीति है इसकी ये महत्वपूर्ण है। देखिए आपके एग्जाम में भी 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है कि क्या इसकी उद्देश्य नहीं है, क्या इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे ये दोस्तों शामिल करना, आप पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव के लिए स्वास्थ्य योजना तैयार करना, यानी कि पंचायत का भी नाम आ रहा है, पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से। जो आप पढ़ते नहीं कि स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति, वही वाली बात कर रहा है यहाँ पे। पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य समिति के समिति का सहारा लेके ये गाँव टू गाँव क्या होगी, स्वास्थ्य योजना को फैलाएगी या पहुँचाएगी लोगों तक। ठीक है, अगला पॉइंट है जिला स्वास्थ्य मिशन द्वारा पेयजल, शौचालय व स्वच्छता एवं पोषाहार सहित निर्मित जिला स्वास्थ्य योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। 2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है राज्य, प्रखंड एवं जिला स्तर पर, प्रखंड मतलब क्या होता है, ब्लॉक, राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र एवं परिवार कल्याण योजना को एकीकृत करना। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना। वही मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पीपीपी मॉडल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेन की बात हो नहीं रही, वो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि निजी और पब्लिक दोनों होना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों निधि व्यवस्था। अब इसके अंतर्गत निधि व्यवस्था क्या है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। देखिए दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत RCS 2 राष्ट्रीय मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम, टीबी, कालाजार, फाइलेरिया, अंधता एवं आयोडीन अल्पता एवं एकीकृत रोग निगरानी को कहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने तो कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि डेंगू का नाम लिख देगा, ठीक है, बोल देगा कि डेंगू इसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आता है आपका, टीबी, कालाजार, फाइलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता, एकीकृत रोग निगरानी, यानी कि डेंगू वगैरह इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी कि देख लेना दोस्तों, ये सारे रोग आप याद कर लेना। बाकी अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है आपका मिशन की गतिविधियों को सहारा देने के लिए, यानी कि सहायता देने के लिए राज्यों से आशा किया जाता है। अब यहाँ पे वो वाली आशा की बात नहीं हो रही है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, यहाँ पे आशा यानी कि होप किया जाता है कि वह प्रतिवर्ष कम से कम 10% की दर से लोक स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है कि आपको 10% बजट बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है इसके माध्यम से। ठीक है, राज्य को स्कोवा के माध्यम से वित्तीय शीर्षक नामक निर्धारित किया जाएगा, जिसमें 18 विषय क्या है कि एक वित्तीय शीर्षक निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य को वित्तीय शीर्षक निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, ताकि याद रहे कि भैया नाम क्या है, शीर्षक क्या है। ठीक है, प्रत्येक राज्य को यह शीर्षक दिया जाएगा। किसके माध्यम से शीर्षक दिया जाएगा, तो आपका स्कोवा के माध्यम से ये शीर्षक दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, वित्तीय शीर्षक के माध्यम से वित्तीय शीर्षक नाम निर्धारित किया जाएगा, जिसमें 18 राज्यों पर विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों राज्य स्वास्थ्य मिशन। राज्य स्वास्थ्य मिशन दोस्तों ये क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के अंतर्गत 10 सितंबर 2005 को राज्य स्वास्थ्य मिशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10 सितंबर 2005 को यह शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों ये है कि 2005 से, अब जब 5 को शुरू किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या था कि 2005 से 12 तक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में 50% की कमी लाना है। अगला पॉइंट है 2012 से 17 तक टीकाकरण 40% से बढ़ाकर 90% करना है। आपको पता होगा कि टीकाकरण दोस्तों अब गाँव में जल्दी छूटता नहीं है। पहले लोग पोलियो का टीका नहीं लगवाते थे, ठीक है, जागरूकता कम थी उस टाइम पे। तो वही है कि जो जागरूकता है इसको 40% से बढ़ाकर 90% तक करना है। किसके अंतर्गत, राज्य स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। कब स्टार्ट किया गया था, तो 10 सितंबर 2005 को स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य दोस्तों क्या था कि 2005 तक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में 50% की कमी लाना है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस सेशन को हमें यहीं पे समअप करना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो लेक्चर हो चुका है। अगले सेशन में फिर से हम जो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं वीडियो की लंबाई, यानी कि 50 मिनट देख के 1 मिनट देख के घबरा जाते हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे करके इसको कंटिन्यू करेंगे, बाद में हम इसको ऐड कर देंगे ताकि आपको असुविधा महसूस ना हो। तो जिन लोगों ने पेड कोर्स परचेज कर लिया है उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको ये सारा PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। बाकी आप चाहें तो अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही शामिल की है, कहानी मैंने नहीं लिखी है। ठीक है, अन्य बुक्स की तरह। तो मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।